तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम जो हमने कल पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति, जिसमें हमारे पास एक द्विध्रुव था और उसकी अक्ष पे हमने एक बिंदु P लिया था, और इसी बिंदु P पे हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये है कि ऐसा बिंदु जो उसकी अक्ष पे ना हो। ठीक है, तो ये बिंदु हम कहाँ लेते हैं, ये चित्र आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। तो हमारे पास द्विध्रुव है, जैसे कि -Q और +Q। द्विध्रुव भी पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। एक सेकंड में थोड़ा नेट ऑफ कर लेता हूँ ना। चलिए, तो द्विध्रुव ये हमारा हो गया है, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। इनके बीच की दूरी हम जानते हैं 2L होती है। तो मैंने जो O है मध्य बिंदु रखा है उससे इधर L और उससे इस साइड L। ठीक है, इतनी दूरी हो जाएगी। अब हम ये बिंदु कहाँ लेते हैं, जो द्विध्रुव है उसका जो मध्य बिंदु होता है, तो इस रेखा, जो ये रेखा है उसकी अक्ष है, इसकी लंब अर्धक, यानी इस पर परपेंडिकुलर होगा और इसका आधा भी होगा। तो इस ऐसे बिंदु पे यहाँ पे, तो ये बिंदु माना R दूरी पे है। तो जो ये बिंदु है आपका P, ये इसके मध्य बिंदु से R दूरी पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों की इस बिंदु से दूरी निकाल देंगे, -Q की और +Q की P बिंदु से दूरी निकाल देंगे। तो जैसा आप देखते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, और हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग यानी ये बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका कर्ण का वर्ग यानी k² बराबर R² प्लस L²। ठीक है, और k बराबर आपका हो जाएगा √ आ जाएगा और R² प्लस L²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो BP है ये निकल जाती है। और BP क्या है, +Q आवेश की P बिंदु से दूरी, और P बिंदु क्या है, P बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये है निरक्षीय स्थिति में। चलिए अगला, इसी तरह हम -Q की भी दूरी निकाल देंगे, और सेम वही है, लंब है, आधार है और कर्ण है। तो R है, ये L है, तो इस प्रकार ये भी सेम आ जाएगी। तो दोनों डिस्टेंस हमारी सेम आती हैं, दोनों की दूरियाँ सेम आती हैं। तो इतना हम निकाल देंगे। अब हम E1 और E2 का मान निकाल देंगे। माना +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है, और -Q के कारण कितना है, E2 है। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, जो हमें पता, हमने डिस्कस किया है कि प्लस के कारण कहाँ होती दिशा, प्लस बिंदु आवेश से बाहर की तरफ। और ये भी याद है आपको कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ पे एक परीक्षण धनावेश Q0 भी लेते हैं। ठीक है, तो प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस। तो प्लस की दूरी, प्लस की दिशा कहाँ होती है, विद्युत क्षेत्र की प्लस से बाहर की तरफ। तो इस तरह, क्योंकि अब बाहर आप कहोगे यहाँ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास आवेश कहाँ है, इधर, इसलिए इसी तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ये दूरी आधी, ये दिशा आप देख सकते हैं सीधे कहाँ आ रही है, E1 इधर। ठीक है, आगे आप इसे बढ़ा देंगे तो दिशा यहाँ आ गई। इसी प्रकार आप -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, और यहाँ पे हमने सेम वही Q0 हमने क्या किया है, परीक्षण धनावेश लिया है। और विद्युत बल रेखा कहाँ है से कहाँ को जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो ऐसे, इस तरह से। तो E2 की दिशा हमारी इस तरह से -Q की तरफ होती है, जो मैंने इस तरह से दिखा रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप E1 और E2 की दिशा समझ गए होंगे। अब हम E1 और E2 निकाल देते हैं, क्योंकि हमने दोनों आवेशों की दूरी निकाल दी है, इसलिए हम E1 E2 का मान निकाल देते हैं। तो E1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/, और जो उसकी दूरी होगी प्लस की, तो BP², और BP हमारे पास है √R² प्लस L², और जब इसका स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा। तो ये इतना आता है आपका E1। इसी प्रकार आप E2 भी निकालेंगे, हमें पता है दोनों की दूरियां क्या है, सेम है। इसका मान भी क्या आएगा, 1/4 पाई ε0 Q/R² प्लस L²। इस तरह से आप E1 और E2 का मान निकाल देते हैं, और ये भी देखते हैं कि E1 और E2 क्या हैं, दोनों बराबर हैं, इनके परिमाण बराबर हैं, दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो परिमाण दोनों के बराबर हैं, दिशाएं अलग अलग हैं। अब हमें दिशाओं के लिए हल करना है इसे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा चित्र नहीं समझाया कि ये क्या है और
ये चीज़ क्या है, इसे हम अभी आगे समझते हैं। तो E1 और E2 का मान हमने निकाल दिया है। अब हमने ये देखा कि जो उनके परिमाण हैं दोनों बराबर हैं, ठीक है, E1 बराबर E2 है, वो आप देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि E1 और E2 का परिमाण तो बराबर आ रहा है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, तो हम दिशा पता करने के लिए इनको वियोजित करते हैं, ठीक है, इनको वियोजित करते हैं अलग अलग घटकों में। तो जो E1 है आपका इस तरह से है, तो इसे आप दो घटक, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश, तो बी की दिशा इधर है तो आप एक घटक इधर को वियोजित कर देंगे और एक घटक यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो दो मैंने दिखा रखे हैं। इसी प्रकार ये नीचे है तो इसका एक घटक यहाँ आ जाएगा और दूसरा घटक यहाँ। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के घटक यहाँ आते हैं, दो घटक, ठीक है। अब देखिए इनका मान कैसे आएगा। इनका मान निकालने के लिए देखिए हमने क्या लिया है कि ये कोण थीटा लिया है, ये हमने पहले ले रखा है थीटा कोण। तो जब ये कोण थीटा होगा तो यहाँ पे हमने ये इस प्रकार से देखिए जेड बन रहा है और जेड जहाँ बनता है वहाँ एक अंतर कोण होते हैं, तो जो कोण ये था वो कोण ये भी होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों कोण मैंने थीटा दिखाए हैं, तो ये थीटा होगा। थीटा होगा तो इसके सामने हम क्या करेंगे, इससे लंब डालेंगे, इस पर हम इस पर एक लंब डालेंगे। तो लंब जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब और ये भुजा कर्ण और ये आधार। तो कर्ण और आधार हमें ये वाला चाहिए, हमें इससे कुछ नहीं लेना है क्योंकि ये तो कोई भुजा नहीं है ना, हमें चाहिए ये वाला घटक और दूसरा चाहिए ये वाला घटक, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि ये वाली भुजा मैंने यहाँ पे लंब ड्रॉ किया था, तो ये कर्ण हो गई और ये आधार हो गया। और आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, कॉस थीटा का। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कर्ण का मान है E2, इसलिए आधार आपका कितना आ जाएगा, E2 यहाँ आ जाएगा गुणा में, ठीक है। तो आधार आपका आ जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है मैंने E2 कॉस थीटा। तो ये आपका ये वाला घटक आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब एक घटक कॉस थीटा आ जाता है तो दूसरा घटक साइन थीटा आता है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका E2 साइन थीटा, आप कर भी सकते हैं इसे। तो ये घटक E2 साइन थीटा, तो E2 के आपके दो घटक आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। E2 कॉस थीटा आया तो इसे आपने E2 साइन थीटा लिख लिया। इसी प्रकार E1 के दो घटक निकालिए। देखिए E1 के घटक कैसे निकालोगे आप, उसके लिए देखिए E1 के घटक निकालने के लिए ये कोण देखिए, ठीक है, थीटा है, आधार और ये। इसी प्रकार यहाँ देखिए रेखा सीधी और ये आधार, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा कोण होगा। सामने वाले भुजा लंब और ये कर्ण और ये आधार, कर्ण आधार। तो फिर से ये भुजा क्या आ रही है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो जैसा संबंध उसमें आया था उसी प्रकार ये भी आपका क्या आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, क्योंकि आधार और कर्ण किसका संबंध होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो ये भुजा आपकी कर्ण हुई, ये आधार हुआ। तो हमें E1 का घटक बताना है ये वाला, ठीक है, इस तरफ वाला। तो ये आपका फिर से कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, जैसे हमने पहले वाला निकाला था, ठीक है। चलो आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई थी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आधार अपॉन कर्ण बराबर कॉस थीटा, और आपको चाहिए आधार। कर्ण तो आपको पता है ऑलरेडी E1 है, आपको चाहिए आधार। आधार की जगह आप क्या करेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर कर्ण का मान कितना है, E1 कॉस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, E1 कॉस थीटा, जो कि आपका ये घटक है, कौन सा, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक आपको E1 कॉस थीटा मिल गया। और एक मिला था E2 कॉस थीटा, वो E2 का था, E1 का E1 कॉस थीटा है। तो दोनों घटक क्या हैं, सेम है। जब ये कॉस थीटा है तो दूसरा घटक हमने इसका यहाँ लिया है, तो यह आ जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। तो दो घटक आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान आपने ये देना है कि E1 आपका चार जगह बंट गया है, नीचे, इधर, ऊपर, और दो घटक इसी साइड में, ठीक है। अब आपको परिणाम ही बताना है कि फाइनल क्या होगा, क्योंकि P है, देखिए दो आवेश हैं, -Q + Q, दोनों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, एक के कारण इधर को आया, एक के कारण इधर को। अब हमें तो बताना है कि रिजल्टेंट कहाँ होगा, फाइनल, कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगेगा। अगर हम यहाँ पे कोई आवेश रखें तो उस पर बल कहाँ को लगेगा, हमें वो बताना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि E1 और E2 के मान क्या हैं, बराबर हैं।
है ना। और ये घटक और ये इन दोनों घटकों का आप देखिए, साइन थीटा वाले घटक देखिए, एक E1 साइन थीटा, एक E2 साइन थीटा है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और E1 और E2 का मान क्या है, बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एक सदिश ऊपर को है और दूसरा सदिश नीचे को है, तो इनको हम घटा देते हैं, और अगर उनके मान दोनों के बराबर हैं तो घटा के कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ऊर्ध्व घटक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इनका कोई भी मान नहीं बचता, 0 हो जाते हैं वो। और जो आपके दोनों घटक एक ही दिशा में आए हैं इनको हम जोड़ देंगे, दो सदिश एक ही दिशा में होते तो वो जुड़ जाते हैं। तो जो आपका टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा वो इन दोनों के कारण आएगा। ठीक है, दो घटक हैं यहाँ पे, ध्यान रखना आप, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहाँ पे दो घटक हैं, एक है E1 का और एक है E2 का। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाते हैं, और यही जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा P पर, उसका मान बताते हैं। ठीक है, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर क्या लिखेंगे आप, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चित्र आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी है आपकी सहूलियत के लिए कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, कि E1 व E2 के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर बराबर और विपरीत हैं, जिस कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या 0 हो जाते हैं। ठीक है, और जो AB के अनुदिश घटक हैं, यानी जो x अक्ष के अनुदिश वाले घटक हैं हमारे, इस तरह इस दिशा में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, वो परस्पर जुड़ जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसलिए P पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। साथ ही आप जानते हैं E1 बराबर E2, तो दोनों जगहों पे E1 रख दो, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब यहाँ पे नई चीज़ आ रही है cos थीटा, cos थीटा नया है। ठीक है, cos थीटा क्या है, अलग पद है। तो आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमारे पास है, ये त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, इससे cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा ये हो गया सामने वाला भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है आपका L अपॉन, और कर्ण है अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा का मान इतना आ जाए, cos थीटा का मान ये आ जाएगा जो कि मैंने लिखा है। तो cos थीटा बराबर मैंने लिखा है, इस तरह से आप चित्र में इसे देख लेंगे, मैंने समझा भी दिया है। और L अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंडर रूट का हम क्या लिखते हैं, पूरे की घात 1/2, तो इसलिए मैंने अंडर रूट को क्या लिख दिया है, जो L स्क्वायर R स्क्वायर था उसकी घात 1/2। ठीक है, इतना हम उसे लिख देंगे। और अब जो हमारे पास E आया था, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू E1 cos थीटा। अब 2 बाहर रखा, E1 का मान ये रखा हमने जो पहले निकाला था, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ ही ये मान है cos थीटा का। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला हुआ है, इतना रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हर में ये है R स्क्वायर L स्क्वायर की घात 1। ठीक है, और ये है R स्क्वायर L स्क्वायर की घात 1/2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि गुणा जब होगी तो अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, तो इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, 1 धन 1/2। तो जैसे कि मिश्रित भिन्न है, जैसे आप 1 सही 1/2 को हल करते थे, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इस प्रकार से ये भी आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 3/2। तो जो पूरे की घात होगी यहाँ पे हो जाएगी 3/2। और साथ ही आप क्या करेंगे, 2QL या 2L इंटू Q इंटू 2L, जो हमें P है हमारे पास, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 2 अंश में है, Q अंश में है, L अंश में है, इनको एक साथ रख देते हैं Q इंटू 2L करके, ताकि हम इसे P रख सकें। और हर में आप देख रहे हैं ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 हो गया है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे बन चुका है आपका। अब आपने लास्ट स्टेप करना है कि जो R क्या है, L से बहुत बड़ा है, इसी प्रकार R स्क्वायर L स्क्वायर की तुलना में बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो R स्क्वायर का मान है उसकी तुलना में L स्क्वायर को शून्य मान देते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें L स्क्वायर को 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर की घात 3/2। अब उसे कैसे हल करेंगे, तो अगर हमारे पास R स्क्वायर की घात 3/2 है,
तो घात के बाहर से घात होती है तो उनकी गुणा होती है, ठीक है। तो 2 गुणा गया 3/2, तो 2 से 2 कट जाते हैं, तो r की घात 3 बच जाता है ना। सभी को आता होगा 2 गुणा 3/2, तो 2 अंश में है और ये 2 हर में है, तो गुणा है तो कट जाता है, ऐसा जोड़ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या बचेगा, r 3 बचेगा ना केवल, तो यानी r की घात 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, e बराबर 1/4 P अपॉन आर क्यूब। Q इंटू 2L का मान हमने P रख दिया है, तो इतना आ जाता है आपका फाइनल E का मान। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन हो गया है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब एक और टॉपिक है आज के लिए, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसे भी कर लेते हैं हम लोग। तो जो ये टॉपिक आपके पास ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। अगर हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें हम द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर बल कितना लगता है और बल आघूर्ण कितना लगते हैं, ठीक है। तो बल आघूर्ण हमने 11वीं में पढ़ा है, जहाँ 2 बल एक साथ कार्य करते हैं, उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। तो जहाँ पे वो घुमाने का काम करते हैं, ट्विस्टिंग का काम, जैसे देखिए इस पर एक बल इधर को लग रहा है और एक बल इधर को लग रहा है ना। तो एक तरह से ऐसा इस तरह से घड़ी की दिशा में इसे घुमाने का काम करेंगे। जो हमारे पास ये हमने बीच में रखा है, इसे घुमाने का काम करेंगे, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर, इस तरह से इसे घुमाने का कार्य करेगा ये बल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था कि जहाँ बल रेखाएँ एक दूसरे से बराबर दूरी पर सेपरेटेड होती हैं, तो इसे हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र हमारा एक समान है। यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह दिखाई है, ई को इधर को, और इसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक द्विध्रुव हमने रखा है, ठीक है। तो चित्र पे फोकस करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके पास चित्र है। द्विध्रुव आपका -q आवेश +q आवेश, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हमने इसे रखा है, ठीक है। अब 2L इसके बीच की दूरी होती है, आप जानते हैं, और ये हमने यहाँ पे एक लंब ले रखा है, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी समझ लीजिए आप, क्योंकि ये भी इसका पार्ट है। तो ये कोण थीटा हो गया, और अगर हम यहाँ से लंब खींचते हैं, इसे मिला देते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लंब आपको निकालना है तो लंब और कर्ण में आप संबंध देखेंगे, क्योंकि 2L आपको पता है, आधार में आपको कोई भुजा पता नहीं है, इसलिए आप आधार यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप कौन सी भुजा यूज़ करेंगे, कर्ण और लंब। तो साइन थीटा आपका होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान आपका 2L है, नहीं लंब आपको पता करना है, कर्ण का मान है 2L, सॉरी। तो कर्ण का मान कितना है 2L गुणा होके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बना था साइन थीटा बराबर लंब बटा 2L, तो 2L चला जाएगा गुणा में, तो जो लंब है वो कितना आएगा 2L इंटू साइन थीटा, जो मैंने ये लिखा है। तो लंब भी इस प्रकार आप पता कर लेंगे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पर 2 आप बल देख रहे होंगे, ये F1 F2 मैंने दिखा रखा है। अब होता क्या है कि आपने +q आवेश को और -q आवेश जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आवेश है हम उसे किसी क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। बल कहाँ लगता है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र आगे को है तो बल उस पर +q पे आगे लगेगा, और विद्युत क्षेत्र आगे है तो -q पे इसका उल्टा लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र -q पे जो बल लगता है उसे हम विद्युत बल रेखाओं के पदों में समझते हैं। तो +q से बाहर की तरफ को जाता है और -q की तरफ, -q में क्या होता है उसकी तरफ को आता है, बल रेखाएं कहाँ जाती हैं -q की तरफ को। तो इस आधार पर आप ये यहाँ पे ये समझेंगे कि जो हमारे पास दोनों आवेश हैं +q पे बल इधर को क्यों लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, तो +q इधर को ही गति करेगा, जबकि -q पे बल कहाँ लगेगा, इस प्लस के उल्टे में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार आपके F1 और F2 हो गया। अब F बराबर QE कहाँ से आया, सूत्र हमने पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q, ठीक है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ़ बराबर कितना आएगा, क्यू की गुणा यहाँ हो जाएगी, एफ़ बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई। तो ये सूत्र है, ठीक है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, इसलिए एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें काम आएगा, इसे आपने याद रखना है। तो चलिए F1 और F2 आपके आगे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि F1 आगे की तरफ है और F2 कहाँ है, पीछे की तरफ है ना। तो दोनों बल और बराबर भी हैं, ये भी QE है, ये भी QE है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पे P हो गया इसका द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L। अब जो दो बल लग रहे हैं, अब इस प्लस Q, अब इस पर कौन सा बल लग रहा है, F1 लग रहा है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इसी प्रकार माइनस Q, अब इस पर F2 बल लग रहा है जिसका मान कितना है, QE, और यह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आप देखते हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए क्या होंगे, दोनों को हम घटा देंगे। जो नेट बल आएगा टोटल, अगर समान दिशा होती तो हम उनको जोड़ देते F1 प्लस F2, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए हम एक दूसरे में से घटा देंगे। तो जो आपका ये आएगा QE माइनस QE बराबर 0। तो नेट बल कितना आएगा, 0। तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर कोई भी नेट बल कार्य नहीं करता है, मतलब वो गति नहीं कर सकता कहीं नहीं। इतना बल यहाँ से लग रहा है, इतना बल यहाँ से लग रहा है, तो ये द्विध्रुव आपका जो यहाँ पे रखा है वो इसी जगह रहेगा, ऐसे खिसक नहीं सकता वो यहाँ पे, ठीक है। वो केवल घूम सकता है क्योंकि उस पर दो बल लग रहे हैं, तो वो घड़ी की दिशा में इस प्रकार घूम सकता है ऐसे, ठीक है। घूमेगा कैसे, वो ऐसा हो जाएगा, इसी दिशा में आ जाएगा। अगर वो घूम उस पर घूमने वाला बल लगता है तो इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका द्विध्रुव है आप समझ चुके हैं कि इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, नेट बल, मतलब ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। और जब दो बल लगते हैं तो दोनों बल की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो तो ये बल क्या करते हैं, बल युग्म बनाते हैं, ठीक है, बल युग्म, बल का जोड़ा, और जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इस बल युग्म को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल युग्म, जिसे टाउ से दिखाते हैं हम। और कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि जो बल आघूर्ण होता है उसका मान आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टाउ आपका होता है बल गुणा के लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हमने निकाली थी उसकी। बल तो आपका कोई सा ले लो आप, F1 F2 दोनों के मान बराबर हैं, ठीक है। और लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा, या जिसे हमने BN भी कहते हैं भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है QE इंटू BN, और BN का मान है 2L साइन थीटा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से वही Q के साथ 2L को ले आएंगे तो Q इंटू 2L एक साथ आ जाएंगे, बचा क्या, E और साइन थीटा। तो Q इंटू 2L E साइन थीटा यहाँ पर आ गया, और Q इंटू 2L को आपने फिर से P रखा तो ये बन जाता है आपका PE साइन थीटा। और PE साइन थीटा आप सदिश गुणन से लिख सकते हैं, जैसे हम वहाँ लिखते थे A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा लिखते थे ना। तो AB साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। P भी सदिश है और E भी सदिश है, इसलिए इसे हम P क्रॉस E लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बल युग्म जो है एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा कहाँ होगी, P और E दोनों के लंबवत, क्योंकि P क्रॉस E जो होता है उसकी दिशा कहाँ होती है, इन दोनों के लंबवत। ये सदिश का नियम है, सदिश गुणन का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आगे निकाल सकते हैं आप किताब की मदद से कि टाउ का मान अधिकतम कब होगा, टाउ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा इसका मान, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है और किसके लिए होता है, थीटा बराबर 90 के लिए। तो टाउ मैक्सिमम आपका आ जाएगा PE। इसी प्रकार टाउ मिनिमम आप निकाल सकते हैं, इसके लिए आप किताब की मदद लेंगे और आप कर लोगे इसे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे।